हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, कल आपने जो सीबीटी एग्ज़ाम दिया था, आज हम उसका सल्यूशन करेंगे। ठीक है, वैसे आंसर्स आपको पता है, पर आंसर्स कैसे लाया गया है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, वो आज मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, आप आपके सीबीटी में लॉगिन करोगे, अपनी वाइब्रेंट कैरियर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से लॉगिन करोगे तो आपको एग्ज़ाम रिजल्ट्स में आपका क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, और आपने कौन सा क्वेश्चन राइट किया है और कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग किया है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कल एक दो स्टूडेंट्स के डाउट थे कि सर हमें क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है, तो अगर नहीं मिल रहा है तो मैंने कल जो नंबर शेयर किया था ग्रुप में उसमें चेक कर लेना। ठीक है, उससे उस पर कॉल करके पूछ लेना कि कैसे करना है। और बच्चों, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसे आपको क्यों गलत किया वो सोचकर जो सॉल्यूशन मैं आज बता रहा हूँ उससे कंपेयर करना है, ताकि हम हमारी गलतियों को सुधारते चलें और हमारा रिजल्ट स्ट्रॉन्ग बनता जाए, अच्छा होता जाए। ठीक है, तो फिजिक्स के आज जो 10 क्वेश्चन हमने एग्जाम ली थी उसके सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, अ न्यूट्रल बॉडी हैज इक्वल अमाउंट ऑफ। बच्चों, चार ऑप्शन थे, आप सीबीटी में चेक कर लेना। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ओनली पॉजिटिव चार्ज, ओनली नेगेटिव चार्ज एंड नो चार्ज एट ऑल। बच्चों, अगर कोई बॉडी है, अगर न्यूट्रल बॉडी हैज इक्वल अमाउंट ऑफ, क्या होगा, अगर बॉडी न्यूट्रल है तो उसके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, ए आएगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है। ओके, अगर चार्ज ही नहीं हुआ तो हम उसे न्यूट्रल नहीं कहेंगे। ठीक है, ओके, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होंगे तो हम उसे कहेंगे न्यूट्रल बॉडी। तो हमारा ऑप्शन ए आएगा, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। यहाँ पर लिखेंगे बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है बच्चों, तो बी सी एंड डी नहीं आएगा, क्योंकि अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहता है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज रहता है, तो मतलब कि वो न्यूट्रल बॉडी तो है ही नहीं। और नो चार्ज, अगर चार्ज ही नहीं है तो वो ऑलरेडी न्यूट्रल बॉडी नहीं है। ठीक है, ओके, तो बच्चों बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर इक्वल अमाउंट के होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन था, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम्ब ऑफ चार्ज विल बी। चार ऑप्शंस हैं, 5.46 into 10 raised to 29, 6.25 into 10 raised to 18, 1.6 into 10 raised to 19 एंड 9 into 10 raised to 11। बच्चों, मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ, वो आप आपके एग्जाम पेपर में देख लेना, सिर्फ क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। तो बच्चों, इसे भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम्ब ऑफ चार्ज विल बी। वैसे तो आपको पता ही है, मैंने बताया था 6.25 into 10 raised to 19, ओके, 18, 6.25 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे आएगा, तो बच्चों कितने कूलम चार्ज है, वन कूलम चार्ज है, तो Q इज इक्वल टू एन ई, इम्प्लाइज एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन ई, इज इक्वल टू कितना कूलम है, वन कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, इतना, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 6.25 इंटू 10 रेज़ टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6.25 इंटू 10 रेज़ टू 18। ओके, इज इट क्लियर। सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा n इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 रेज़ टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, ओके, एक और क्वेश्चन है, करंट ऑफ 4.8 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड विल बी। चार ऑप्शंस हैं, 3 इंटू 10 रेज़ टू 19, 7.68 इंटू 10 रेज़ टू 21, 7.68 इंटू 10 रेज़ टू 20, 3 इंटू 10 रेज़ टू 20। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या दिया गया है, I दिया गया है। तो बच्चों हमारे पास क्या है, Q इज इक्वल टू आई टी फॉर्मूला है, और Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, N इंटू ई। तो N इज इक्वल टू आई टी लिख सकते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि N फाइंड आउट करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N इक्वल्स टू आई इंटू टी अपॉन ई। आई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4.8, टी कितना है 1, ई कितना है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19।
तो ये बच्चों कितना हो जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाई 1.6, तो ये हो जाएगा 3। 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻19। सो n इक्वल्स टू कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों 3.3 इंटू 10⁻19 कूलम। तो हमारा आंसर है डी। ठीक है, डी 3 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो फोर्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज। बच्चों चार ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, कर्व्ड लाइन हैविंग एन इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, एंड डी है सर्कुलर। बच्चों मैंने ओम्स लॉ आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, जिसका ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्या होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये v मान लो, ये i मान लो। ठीक है, तो ये जो ग्राफ मिलेगा, ये किसका ग्राफ मिलेगा हमें, ओम्स लॉ का v वर्सेस i ग्राफ। ठीक है, तो कैसा होगा हमारा आंसर, क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ओके बच्चों। एक फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस ऑफ इट्स। अच्छा, इसमें आंसर क्या है, ए है बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। बच्चों बहुत ही इजी है। चलो, तो अगर आप वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ डबल करते हो तो वॉल्यूम तो उसका सेम ही रहेगा ना। तो समझो कि स्टार्टिंग में वॉल्यूम v था, बाद में वॉल्यूम v डैश है, तो वॉल्यूम को हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज इक्वल टू a डैश l डैश। नया वॉल्यूम मतलब कि स्ट्रेच करने के बाद जो वॉल्यूम है वो सपोज v डैश है, ओरिजिनल जो वॉल्यूम है वो v है। वॉल्यूम तो वैसे सेम ही रहेगा, बस उसे स्ट्रेच कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो बच्चों हमें इतना बता दिया है कि ओरिजिनल लेंथ से डबल लेंथ करनी है, मतलब कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो सपोज ओरिजिनल लेंथ l है, तो नई लेंथ क्या होगी, l डैश, और वो कितनी होगी, 2l जितनी होगी, ओरिजिनल लेंथ से 2l, ये मैंने आपको बताया है। तो बच्चों एरिया क्या होगा, ये तो हमें मिल गया l डैश इज इक्वल टू 2l, तो एरिया क्या होगा, तो a इंटू l इज इक्वल टू a डैश इंटू l डैश क्या है 2l, तो a डैश इज इक्वल टू क्या होगा, al अपॉन 2l, l कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा a बाई 2। ठीक है, तो आपको l डैश और a डैश मिल गया, तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा, r डैश इज इक्वल टू रो l डैश अपॉन a डैश। तो रो इंटू l डैश कितना है 2l, a डैश कितना है a बाई 2, डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, तो क्या हो जाएगा 4 रो इंटू एल अपॉन ए। रो इंटू एल अपॉन ए किसका फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस का, तो 4r, तो r डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 4r, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो चार ऑप्शंस थे, 4r, r/4, 2r एंड r/2। हमारा आंसर आएगा बच्चों 4r। आई होप बच्चों 5 क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और हैं जो कि हमें सॉल्व करने हैं, जो कि कल के एग्जाम में ही थे। 3 रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 ohm, 3 ohm and 5 ohm are connected in parallel to a battery of 10 volt. The potential difference across 3 ohm will be। बच्चों क्वेश्चन क्या था, ध्यान से पढ़े, देखो। हाँ, उसमें ऑप्शन है 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, 2 ohm, 3 ohm एंड 5 ohm जो रेजिस्टर है, ठीक है, वो कौन से कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में। और पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज कैसा होता है, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस में सेम ही होता है। तो 2 ohm, 3 ohm या 5 ohm हो, उनके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो बैटरी का जो वोल्टेज है उतना ही होना चाहिए ना, 10 वोल्ट। तो कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, दिमाग नहीं यूज करते हैं, वो पूरा कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं। तो वो नहीं करना है, आपको देखना है कि पैरेलल कनेक्शन है तो वोल्टेज सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस में सेम होंगे, तो सेम होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 3 ओम के क्या 2 ओम और 5 ओम के अक्रॉस में भी 10 वोल्ट ही होगा। तो हमारा आंसर होगा बच्चों 10 वोल्ट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। हाँ, अगर सीरीज होता तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता, क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज डिफरेंट होता है, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन हीट प्रोड्यूस एंड करंट आई इज।
अब बच्चों ऑप्शंस क्या दिए हैं, चलो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है h प्रोपोर्शनल टू i, b है h प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन i, c है h प्रोपोर्शनल टू i स्क्वायर एंड d है h प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन i स्क्वायर। तो बच्चों मैंने आपको जूल्स लॉ पढ़ाया है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, ये मैंने आपको बताया है बच्चों। तो हमारा रिलेशन क्या आना चाहिए, h प्रोपोर्शनल टू i स्क्वायर। दूसरी दो चीजें भी बता ही देता हूं इस क्वेश्चन के साथ में, दूसरे और दो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। अगर हीट और रेसिस्टेंस का रिलेशन चाहिए तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अगर यहाँ पर हीट करेक्ट रिलेशन बिटवीन हीट प्रोड्यूस एंड रेसिस्टेंस पूछा होता तो ये वाला आया होता, अगर टाइम के साथ पूछा होता तो ये वाला आया होता। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मतलब एक ही क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन कर दिए हैं कि क्या क्या, कि चलो करेक्ट रिलेशन कौन से है, तो आई स्क्वायर आर एंड टी। ठीक है, कोई भी आ सकता है, अगर करंट पूछा है तो आई स्क्वायर, अगर रेसिस्टेंस पूछा है तो हीट प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस एंड टाइम पूछा है तो हीट प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है ये, तो ये मेरे को पूछना ही नहीं था, मुझे तो ऐसा लगा, तो भी किसी ने गलत किया होगा। एन इलेक्ट्रिक आयन ड्रॉस अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। तो करंट कितना है बच्चों, 4 एम्पियर। ओके, व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, तो वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है। तो रेसिस्टेंस कितना होगा, रेसिस्टेंस इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो हमारा फॉर्मूला है ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल्स टू आई आर। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। V कितना है 220 अपॉन करंट कितना है 4, तो ये हो जाएगा 110 55 ओम। कितना आएगा 55 ओम। ओके, तो ये हमारा आंसर है। ऑप्शन क्या क्या दिए थे, 40 ओम, 55 ओम, 100 ओम, नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर आया है 55 ओम। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों। ओके, अब ये क्वेश्चन जो था मैंने जानबूझकर पूछा है। ओके, विस्टन ब्रिज, ये क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन अपने कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में आते हैं। अब बच्चों बी एंड डी के बीच में कितना करंट फ्लो होगा, तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि देखकर आंसर दोगे आप। पहले तो आप डिसाइड करो कि विस्टन ब्रिज है, चारों के चारों जो आर्म है, मतलब कि चारों साइड्स हैं, उनके रेसिस्टेंस इक्वल है, मतलब कि विस्टन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। तो 60 मतलब बी और डी के बीच में से कितना करंट फ्लो होगा, 0। मैंने आपको बताया है whenever the Western bridge is in balance condition the current flowing through this wire is 0। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ रेसिस्टेंस की जगह यहाँ रेसिस्टेंस है, थ्योरी में क्या था, गैल्वेनोमीटर था, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो रहा था, 0। ओके, नो डिफ्लेक्शन, तो हमारा आंसर आएगा 0 एम्पियर। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 0, 0.5 एम्पियर, तो क्या आएगा बच्चों, 0 एम्पियर। ठीक है, चलो लास्ट, 3 रेसिस्टर्स ऑफ 8 ओम आर कनेक्टेड टू अ ट्रायंगल। चलो ट्रायंगल वे में 3 रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तीनों के तीनों कितने हैं, 8 ओम है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, द रेसिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल विल बी। तो सपोज ये A है, ये B है और ये C है, तो कोई भी दो टर्मिनल के बीच में रेसिस्टेंस कितना होगा, तो ये B मान लो और C के बीच में फाइंड आउट कर लेते हैं। तो B और C के बीच में रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो 8 और 8 किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो हमारी सर्किट कैसी हो जाएगी, 8 और 8 सीरीज, मतलब कि ये 16 ओम और ये 8 ओम तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो 16 एंड 8 किस में हो जाएंगे बेटा, ये B और ये C 16 एंड 8 पैरेलल में हो जाएंगे। तो 1/R इज इक्वल टू 1/16 प्लस 1/8, एलसीएम 16 आएगा, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2/16, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16/3 ओम। तो आंसर क्या है, ऑप्शंस क्या है, 12 ओम, 2 ओम, 6 ओम, 16/3 ओम, तो 16/3 ओम आ गया बच्चों। तो बच्चों ये हो गया सोल्यूशन आपका सीबीटी एग्जाम का। बच्चों अब आपको करना क्या है, ओके मैं बता रहा हूं आपको करना क्या है। आपको जो क्वेश्चन गलत हुए उसे लिखना है बच्चों। देखो एग्जाम दे दी, बात खत्म हो गई, मार्क्स आ गए, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो चीज हमने गलती की है, जो चीज की हमने गलती की है उसे सुधारना बहुत जरूरी होता है। अगर हम गलती नहीं सुधारते तो नेक्स्ट टाइम भी एग्जाम देंगे तो रिजल्ट जिसके कम मार्क्स आए हैं उसके ऐसे ही आएंगे।
ठीक है, और जिसके अच्छे मार्क्स आए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा, ठीक है। बट और प्रैक्टिस करिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जब भी होगा मैं थोड़ा हाई लेवल और रखने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान देना, ओके। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो कैसे भी। एंड आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, थैंक यू।